जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार एसएससी एरिना में स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 में पूछे गए इंग्लिश पेपर को सॉल्व। ये डे 1 यानी मार्च 3 का शिफ्ट 1 है। और अगर आप इंग्लिश का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बिगिनर हैं या फिर आपके मॉक में अभी भी मार्क्स 30 के आसपास ही आते हैं, तो आप मेरे इस जितने भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा उसे देख सकते हैं। आपको डेफिनेटली इससे फायदा होगा कि किस तरीके से आपको याद करने चाहिए इंग्लिश में रूल्स या वोकैबुलरी, या कौन कौन से रिपीटेड होते हैं, या कौन कौन से प्रीपोजिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करेंगे। इन सबका आइडिया मिलेगा आपको मेरे इन जितने भी मैं सेट्स को सॉल्व करता हूं उसे देखकर। अगर आपको इश्यू है तो आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पहला क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पैसिव हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है इसको, दिए गए इस एक्टिव वॉइस को। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए, तो मैं बता देता हूं जो मोटे तौर पर होता है। पहला तो ये कि टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होता। जैसे ये जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो जो आंसर होगा वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, क्योंकि देखिए द मैनेजर कीप्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अब हम चेक करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट तो नहीं है। यहाँ पे हैज लिखा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। आर बीइंग यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है, आर बीइंग, जबकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सिंपल इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल इज एम आर या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर। ये जो है ना, ये कंटिन्यूअस का होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ऐसे चेंज करेंगे, आर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें सिंपल इज एम आर आएगा आपका और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो काफी आसानी से हो गया। अगर कोई और ऑप्शन क्लैश करता तो हम दोबारा दोनों को चेक करते कि दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। मगर यहाँ पर साफ दिख रहा था कि आंसर ऑप्शन 4 ही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनियम। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, हमें ढूंढना है सिनोनियम, ठीक है, ठीक है। तो किसका सिनोनियम ढूंढना है हमें, ऑब्लिगेटरी का। अब हमें देखना है कि ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है समथिंग वेरी नेसेसरी, आवश्यक, बिल्कुल जरूरी, ठीक है, ये होता है ऑब्लिगेटरी का मतलब। तो अब क्या हो सकता है, आप मुझे खुद बताइए, ऑप्शन को पढ़िए। एग्रेसिव, क्या इसका मतलब होता है बिल्कुल जरूरी, नहीं। मैंडेटरी, आवश्यक, यूजलेस नहीं होगा, और रैकलेस भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, मैंडेटरी, जिसका मतलब होता है बिल्कुल आवश्यक, और ऑब्लिगेटरी का मतलब भी मैंने आपको बताया, आवश्यक। दोस्तों वोकैब करना बहुत जरूरी है एसएससी के एग्जाम के लिए, इंग्लिश के लिए। जो वोकैब होता है ना वो आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा देता है और आपके हर सेक्शन में काम आता है। तो आई एडवाइस यू कि अगर आपकी वोकैब वीक है तो वोकैब को इम्प्रूव करिए। वोकैब आपको कॉन्फिडेंस भी देगा, प्लस आपके जो मार्क्स है ना जो अभी भी 10-15 कम हो रहे हैं उसको इम्प्रूव करने में वोकैबुलरी ही अपना वाइटल रोल प्ले करेगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो आपका सेंटेंस आप ये देख रहे हैं, इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है, मतलब वहां पे कुछ मिस्टेक है, आपको उसे सही करना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट। यानी कि अगर हम बजट को बढ़ाते नहीं हैं तो डायरेक्टर क्या करेगा, वो प्रपोज को मतलब एग्री हो जाएगा प्रपोजल के साथ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या डिफरेंस है आपका, एग्री ऑन, एग्री बाय, एग्री टू, ठीक है। तो मेन यहाँ पे ना आपको ये पता भी होना चाहिए कि अगर कभी भी इंग्लिश में आपको एग्री मिल जाए तो ज्यादातर जो है ना वहां पे जो मतलब एरर होगा या कुछ आपको इम्प्रूव करना होगा वो प्रीपोजिशन से ही रिलेटेड होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्री के बाद कौन कौन से प्रीपोजिशंस आते हैं
और उनका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशंस। देखिए एग्री के बाद 3 प्रीपोजिशन आते हैं, टू, ऑन और विद। बाय नहीं होगा, ये तो वैसे ही कैंसल आउट है। तो विद जो होता है ना, एग्री विद समवन, यानी कि हम किसी व्यक्ति के साथ एग्री करते हैं। आई एग्री विद यू, डू यू एग्री विद मी। तो यहाँ पे देखिए एग्री किसके साथ करने की बात हो रही है, एक प्रपोजल के साथ। कोई प्रपोजल है पर्टिकुलर, तो आप विद तो नहीं लगा सकते। अब क्या बचा आपका, ऑन और टू। देखिए ऑन जो होता है ना, ये होता है कोई टॉपिक के लिए, कोई टॉपिक चल रहा हो, कोई मैटर चल रहा हो, है ना, तो उसके लिए। लेकिन जो टू होता है ना, ये होता है प्रपोजल, आइडिया, और मैं बोलूं तो विचार। इनके लिए इस्तेमाल होता है एग्री टू द प्रपोजल, एग्री टू द आइडिया। जैसे आई एग्री टू कटिंग माई हेयर, अगर मैं सेंटेंस बोलूं आई एग्री टू कटिंग माई हेयर, तो यहां पे भी ना आपका टू आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक विचार है। मतलब आप बाल तो नहीं कटवा रहे हैं ना, आप एग्री हो रहे हैं कि भैया कि जो आप मेरा जो बाल कट करोगे, एक आइडिया है कि हाँ भैया मेरा बाल जो कट करने का प्लान है, आई एग्री टू विद दैट प्लान, आई एग्री टू दैट प्लान। ठीक है, विद नहीं आएगा। तो एग्री टू मतलब कोई विचार। जैसे पीपल डू नॉट एग्री टू हायर टैक्सेस। अब हाई टैक्सेस अगर गवर्नमेंट लगाएगी, तो वो एक बात हायर टैक्सेस की जो आइडिया है ना, उसकी हो रही है, उस प्लान की हो रही है, तो वहां पे भी टू आएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा। बाकी आप इस पे सर्च भी कर सकते हैं कुछ, या आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर आप अपना अपना जो इस पे जो कमांड है और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अगला देखिए, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम अवर स्कूल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। ग्रामेटिकल एरर, यानी कि ये आ गया कॉमन एरर वाला पोर्शन। आपको कॉमन एरर फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, चलिए। वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल, इसका मतलब वन ऑफ का मतलब क्या होता है, वन ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे लोगों में से एक। ध्यान से सुनिएगा, वन ऑफ का मतलब बहुत सारे लोगों में से एक। सो वन ऑफ जहां भी कहीं आपको लिखा दिखाई दे, सो वन प्लस वन ऑफ के बाद आपका हमेशा आता है प्लूरल प्रोनाउन, सॉरी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, या तो आपका प्लूरल नाउन आएगा या फिर प्लूरल प्रोनाउन आएगा। तो देखिए यहाँ पे वन ऑफ के बाद बॉयज लिखा हुआ है जो कि प्लूरल है, मतलब ये सही है, यहां तक तो कोई गलती नहीं है। फ्रॉम आवर स्कूल, हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें से कोई एक जिसका सिलेक्शन हो चुका है, हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो वन ऑफ के बाद यहाँ पे आप चेक करेंगे प्लूरल प्रोनाउन नाउन, ये सही है। तो आगे आप देखेंगे वर्ब। वर्ब क्यों, वर्ब यहाँ पे लिखा हुआ है हैव। अब आप बताइए कि हम हैव वर्ब का यूज कहाँ करते हैं। हैव वर्ब का यूज करते हैं हम प्लूरल नाउन के साथ, जब नाउन प्लूरल हो। लेकिन वन ऑफ का मतलब ही होता है बहुत सारे लोगों में से एक। क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं स्कूल में से, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ एक का हुआ है, तो वो नाउन यानी कि वो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर आप हैव का यूज नहीं करेंगे, आप किसका करेंगे, हैज का। हैज सही होगा। ठीक है, तो एरर आपका सेकंड पार्ट में है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में आपका एरर है, क्योंकि वहां पे होना चाहिए था हैज बजाय के हैव के। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। आगे देखिए, अगला है आपका PQRS। PQRS कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करिए, आप इन्हें पढ़िए और देखिए कि कौन सा सेंटेंस, वाक्य, कौन सा सेंटेंस सबसे पहले आ सकता है। जैसे मैं बात करूं इस वाले की, हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन, हालांकि द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर। अब ये तो किसी भी पैराग्राफ या पैसेज का हमें स्टार्टिंग लग नहीं रहा। ठीक है, तो ये इससे स्टार्ट नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, द
दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। किस चेंजेस की बात कर रही है, हम की जा रही है, हमें नहीं पता। आगे देखिए, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ कंट्री। इनहैबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी, जो वहां पे रहते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, रेफर्स टू चेंज द नंबर्स ऑफ इनहैबिटेंट्स इन कंट्री, ठीक है। जो पॉपुलेशन है ग्रोथ की, वो कहां रेफर होती है, जो इनहैबिटेंट्स हैं उसके जो नंबर हैं उसके चेंजेस में। फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज। जब आप यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड देखेंगे ना, तो आपके माइंड में क्लिक करेगा कि मैंने कहीं पे टू वेज पढ़ा था कि भैया दिस चेंज, कौन सा चेंज, कोई चेंज है जो दो तरीके से चेंज होता है, फर्स्ट ये और सेकंड ये। तो आप समझ जाएंगे कि बी के बाद डी ही आ सकता है। तो बी के बाद डी इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें भी डायरेक्टली नहीं है। आगे देखते हैं, लेकिन जो डी है ना उसमें बी के बाद ए है, लेकिन डी जो है बी के बाद ही है, तो इसको अभी हम डाउट में रखते हैं, सी नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। और हाँ, सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही है, सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है सी से। हमें साफ पता चल गया कि भैया ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ये सब्जेक्ट का बिगिनिंग हो सकता है, बाकी तीनों में से कोई नहीं हो सकते। तो सी से जो स्टार्ट हो रहा था ना, ऑप्शन 1 हो रहा था और ऑप्शन 3 हो रहा था, तो 3 तो हमने कैंसिल कर दिया बिकॉज डी भी नहीं आ सकता। अब हम सी को एक बार आप चाहें तो पढ़ के भी देख सकते हैं। सी बी डी ए सी, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। बता रहा है कि जब पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो वो रेफर करता है, मतलब उससे पता चलता है कि जो नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स है वो चेंज हो रहे हैं। उसके बाद बी, दिस चेंज, देखिए हमें कनेक्शन मिल गया। कौन से चेंज की बात हो रही थी यहाँ पे, इस चेंज की, यानी कि हमारा ये सही है। तो आंसर क्या हो गया, पहला वाला, सी के बाद बी, बी के बाद डी, सबसे लास्ट में ए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं PQRS को। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। वी मस्ट, हमें जरूर कुछ करना चाहिए, क्या, हेल्प, हमें जरूर करना चाहिए हेल्प टू दी होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। कैसे लोगों की मदद करनी चाहिए, जो बेघर हों और फिजिकली चैलेंज्ड हों, ठीक है, जैसे दिव्यांग हों। सो हमें उनका क्या करना चाहिए, वी मस्ट रेंडर। आप जब कहीं रूल्स वगैरह पढ़ेंगे ना या प्रीवियस ईयर में, तो आप देखेंगे वहां पे काफी सारे आपको मिलेंगे रेंडर हेल्प। रेंडरिंग हेल्प का मतलब होता है किसी को हेल्प प्रदान करना, और ये 3 से 4 बार तो पिछले 2-3 साल में ही पूछ लिया गया है एसएससी में, CGL, CHSL, CPO को मिला के, ठीक है। तो रेंडर हेल्प मतलब होता है किसी को मदद प्रदान करना, चाहे एमबी पब्लिकेशन पढ़े हैं या फिर आप कॉमन एरर, मिरर कॉमन एरर कुछ ऐसे करके बुक है, मिरर ऑफ कॉमन एरर, आप उसको पढ़ें, वहां भी आपको ये देखने को मिलेगा 2-3 बार, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आप चाहेंगे कि पहले आप अटेम्प्ट करें, तो जरूर आप पहले उसको पढ़िए और अटेम्प्ट करिए, ठीक है। और उसके बाद आप चाहें तो पॉज करके खुद से भी कर सकते हैं सॉल्व। चलिए, हमारा क्लोज टेस्ट आ गया। क्लोज टेस्ट को करने का तरीका क्या है, क्लोज टेस्ट को करने का तरीका है कि सबसे पहले आप पढ़िए एक बार पैसेज को पूरा का पूरा। तो आप वीडियो पॉज करिए, पूरा पैसेज पढ़िए, ठीक है। मैं तो नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़िए एक बार, उसके बाद मैं डायरेक्टली लेता चलूंगा। कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। यानी कम्युनिकेशन क्या करता है, लोगों के डेवलपमेंट में कुछ प्ले करता है, यानी रोल प्ले करता है। कैसा रोल, इंपॉर्टेंट रोल। तो इंपॉर्टेंट होना चाहिए ऑप्शन में, नहीं है, वाइटल रोल। वाइटल का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। वाइटल का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, सेकंड कह रहा है इट कैन बी लर्नड, इसे याद किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, बाय आवर डैश एफर्ट, मतलब कुछ एफर्ट लगा करके हम सीख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कैसा एफर्ट, इंपॉर्टेंट एफर्ट, यानी पहले ऑप्शन में लिखा है ना इंपॉर्टेंट एफर्ट, या इंपॉर्टेंट तो नहीं होगा। इंपॉर्टेंट एफर्ट क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी एफर्ट। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब विरोधाभास, अपोजिटनेस को दिखाता है, तो ये भी नहीं होगा।
कॉन्शियस और अनक्लियर, अनक्लियर भी नहीं होगा, नेगेटिव वर्ड है और हमें एफर्ट लगाना है पॉजिटिवनेस के साथ, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है ना जो बिल्कुल जमीर वाला, एकदम कॉन्शियसनेस, होशो हवास, पूरे अच्छे पूरे मन के साथ, है ना। तो इसी इसका ऑप्शन सी कॉन्शियस इसका आंसर हो जाएगा। अगला, टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ, आज की जिंदगी में सफलता जो हमारे प्रोफेशनल लाइफ की है वो डिपेंड करती है किस पे, हमारे डैश टू रीड राइट एंड स्पीक वेल विच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब आज के जमाने में हमारी जिंदगी में जो हमारा सफलता मायने रखती है वो डिपेंड करती है किस पे करती है, अच्छे से लिखना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से बोलना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फैसिलिटी नहीं, वैरायटी नहीं, एबिलिटी और एजिलिटी। एबिलिटी क्या, देखिए आज जो है सफलता है हमारे प्रोफेशनल लाइफ की डिपेंड्स करती है ऑन आवर एबिलिटी टू रीड, कि हमारी योग्यता, है ना। और यहां से ध्यान देखिएगा एबिलिटी के बाद टू लिखा हुआ है, तो एबिलिटी के बाद आपका प्रीपोजिशन टू ही आता है, तो ये भी इस हिसाब से सही हो गया। अगला देखिए, बैरियर्स डैश कम्युनिकेशन। अगला है हमारा बैरियर्स डैश कम्युनिकेशन। बैरियर का मतलब हो गया बैरियर, बैरियर जो हो गया हमारे कम्युनिकेशन का, वो हिंडर करता है, हिंडर मतलब होता है रुकावट, द कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो बैरियर के बाद क्या आएगा, टू, फ्रॉम, बाय, अगेंस्ट, बैरियर टू समथिंग। बैरियर टू याद रखिएगा आप इसको, ठीक है। बैरियर टू का मतलब होता है रोकना, कोई बैरियर लगाना, ठीक है। पांचवा देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ करें, है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डैश दीज बैरियर्स सो दैट ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज कैन बी स्मूथ। तो हमें पढ़ के पता चल रहा है कि ये कह रहा है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव, मतलब इसको हटाना है, किसको, दीज बैरियर्स को। तो कौन से ऑप्शन में आंसर मिल सकता है, सक्सीड, मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सक्सीड दीज बैरियर, नहीं, बैरियर को सक्सीड नहीं किया जाता, ओवरकम किया जाता है। क्रिएट तो वैसे भी आंसर नहीं होगा, क्रिएट तो नहीं करेंगे ना आप बैरियर को। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना, ये भी नहीं होगा, आप अपने बैरियर को मजबूत तो नहीं करेंगे ना। ओवरकम का मतलब होता है विजयी पाना, किसी चीज को काबू में करना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, ये होता है ओवरकम का मतलब। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। लगता है आज वीडियो काफी लेंथी जाने वाली है, मैं कोशिश करता हूं जल्दी से करवाने का। चलिए अगला देखिए दोस्तों, पहले आप खुद से वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए और फिर देखिए कि मैं कौन से रूल्स बताता हूं, आप उस रूल को पढ़िए भी, ठीक है। और कोई इश्यू होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, आप पूछ सकते हैं। अगला है सेम, यहाँ पे जो अंडरलाइन है वहां पे कुछ एरर है, आपको उसे ठीक करना है। 4 ऑप्शन में से कोई एक ठीक है, अगर कोई भी ठीक नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट को आप कलेक्ट करेंगे। पढ़ते हैं, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी। मतलब कैप्टन और प्लेयर्स दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं ट्रॉफी को जीतने के लिए। तो देखिए यहाँ पे एक चीज यूज हुई है, एज वेल एज। जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे अपने बुक में, आप ओपन करिए बुक अगर आपके पास है तो चेक करिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक रूल है कि जब भी दो सब्जेक्ट्स को, यहाँ पे दो सब्जेक्ट में एक आएगा आपका कैप्टन और दूसरा आएगा प्लेयर्स, इन दोनों दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज मैं भी बोल देता हूं, ऐसे ही टाइम लगेगा लिखने में, एज वेल एज, बट, अनलाइक, लाइक, अलोंग विद, इन सब के साथ आता है। तो जो आपका वर्ब होता है ना, वर्ब, ये किसके अनुसार आएगा, वर्ब आएगा आपका पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। पहला वाला सब्जेक्ट जो है वो है द कैप्टन, वो सिंगुलर है, मतलब कि आपका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आना चाहिए था, मतलब वर नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज। अगर द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन होता, प्लेयर्स पहले लिखा होता क्योंकि प्लेयर्स ज्यादा हैं, काउंटेबल सॉरी प्लूरल हैं, तो फिर वर्ड ठीक होता आपका, ठीक है। आप इसे एक बार देखिए, आपको अगर इश्यू है तो इसमें। आगे देखिए,
आगे हमें है ईडियम, हमें क्या सॉल्व करना है आगे, ईडियम। ए हार्ड नट टू क्रैक, मैंने ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेसिक कंप्लीट करवा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाइए एसएससी एरिना में और उसको चेक करिए, ठीक है, आप उससे वहां से इंप्रूव कर सकते हैं, उसे एक्सप्लेन भी काफी अच्छे से किया है। ए हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, क्या होता है, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ए हार्ड नट टू क्रैक का मतलब हो गया डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इजी था काफी। अगला है सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। सो हमें एंटोनियम पता करना है एक्सोडस का। देखिए एक्सोडस का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर जगह से बहुत सारे लोग किसी दूसरे जगह पे पलायन हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों का उठकर एक जगह से दूसरे जगह जाना एक्सोडस कहलाता है, यानी डिपार्चर इसका सिनोनियम हो गया। लेकिन हमें सर्च करना है एंटोनियम, तो एग्जिट भी नहीं होगा, रिफंड भी नहीं होगा, क्या होगा, अराइवल, क्योंकि एक्सोडस का मतलब होता है जाना और अराइवल का मतलब क्या हो गया, आना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगला है सेलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें आपको करेक्ट ढूंढना है इनकरेक्ट को छोड़कर। तो एक्सहेल, एक्सहेल पहला है, गलत है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, EXHALE, एक्सहेल। इनहेल आपने सुना होगा, एक्सहेल मतलब सांस अंदर, सॉरी इनहेल मतलब सांस अंदर लेना है, एक्सहेल मतलब सांस बाहर छोड़ना। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कुछ चीज निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। एक्सोडस क्या होता है, ये क्या होता है, एक्सोडस गलत वर्ड है, अगर पता नहीं क्या होता है ये, अगर आपको इसका आइडिया है तो मुझे कमेंट में बताइए। एग्जिबिट सही आंसर है, EXHIBIT, एग्जिबिट। एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शन करना, मतलब किसी भी चीज का एग्जीबिशन लगाते हैं ना दिखाने के लिए, तो वो होता है आपका एग्जिबिट, प्रदर्शनकारी। अगला है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स एज द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब आपको इसमें ढूंढना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जो देखिए। ये है ए सॉन्ग संग एट ए बरियल, मतलब एक ऐसा गाना जो मतलब बरियल मतलब क्या होता है, जो फनीरल वगैरह में जाते हैं, कब्र दफनाया जाता है, कब्र डेड बॉडी को, उस समय जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं, सोनेट, बैलेड, हिम्न या डिर्ज। हिम्न मतलब होता है भजन, बैलेड मतलब होता है छोटा गीत, सोनेट मतलब होता है 14 लाइन की कविता, ठीक है। डिर्ज मतलब होता है, ये आंसर है आपका, डिर्ज का मतलब होता है किसी के शव यात्रा या कब्र में दफनाने के समय गाई गई कविता या गीत, ठीक है। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं दोस्तों, जैसे शाम को गाया गया गीत, सुबह में की गई भजन, ऐसे ऐसे रिलेटेड जो काफी सारे वर्ड्स हैं एसएससी में जो पूछते हैं, लगभग 19-20 हैं। उन सब के वर्ड, सारे वर्ड्स को कलेक्ट करके मैंने एक सिंगल वीडियो में उसे बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो आप उसे देखिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो के लास्ट में भी मैं उसे डाल दूंगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आपका टट्टा ही खत्म हो जाएगा इस टाइप के वर्ड्स का, एक वीडियो में सारे क्लियर है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अगला देखिए, अगला है आपका ग्रामेटिकल एरर, कॉमन एरर, फेवरेट टॉपिक फॉर इंग्लिश सीजीएल। आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5, मतलब मैं स्विम कर सकता हूं बहुत तेज जब मैं था 5 साल का। आपको गलती तो मिल गई होगी ट्रांसलेट करने पे ही, कि जब मैं 5 साल का था तो मैं बहुत ज्यादा तेज स्विम कर सकता हूं, नहीं, मतलब कर सकता था होना चाहिए, है ना, कर सकता था, क्योंकि ये व्हेन आई वाज 5 पास्ट की बात चल रही है, तो यहाँ पे कैन नहीं आएगा, यानी पहला वाला एरर हो जाएगा, कैन की जगह क्या आना चाहिए, कुड। अब सही है, जब मैं 5 साल का था तो मैं बहुत तेज क्या कर सकता था, स्विम, तो अब सही हो गया आपका, है ना। अगला देखिए, अगला है आपका ईडियम। ईडियम है मुहावरे, मतलब टू टेक फ्रेंच लीव। टू टेक फ्रेंच लीव का मतलब होता है कि मतलब बिना इंफॉर्मेशन दिए आप छुट्टी पे चले जाते हैं, इंफॉर्मेशन, लीव विदाउट इंफॉर्मेशन।
सो लीव विदाउट, इंफॉर्मेशन तो नहीं लिखा है यहाँ पे, लीव विदाउट इंटीमेशन जरूर लिखा है। तो इंटीमेशन का मतलब ही होता है इंफॉर्मेशन, यानी सूचना। तो अगर आप ये याद कर सकते हैं तो ये भी अच्छी बात है, इसे याद करिए आप। इंटीमेशन का मतलब होता है सूचना, और टू टेक फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना किसी परमिशन के लीव पे जाना, छुट्टी कर लेना, ठीक है। हालांकि आपने पढ़ा भी होगा बहुत बार इसे। अगला अगेन आ गया हमारा, क्या आ गया हमारा, मतलब जंबल सेंटेंसेस हैं ये, हमें इसे ठीक करना है। तो अगेन आप सबसे पहले इसमें अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे देखिए CABD, मतलब कि चारों की स्टार्टिंग अलग से हो रही है, यानी कि आप ये पता कर लीजिए कि कौन सा वर्ड है जिससे, या कौन सा लाइन है जिससे पैराग्राफ की स्टार्टिंग हो सकती है, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। हाउएवर दे इग्नोर द ट्रूथ, हालांकि वो इग्नोर करते हैं ट्रुथ को। कौन करते हैं हमें नहीं पता भाई साहब, हमें नहीं पता कौन करते हैं, तो इससे स्टार्टिंग नहीं हो सकती सेंटेंस की। द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, जो जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है वो कैसी है, टू फाइंड फॉल्ट इन दी पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब हम इंसानों की का एक नेचर होता है कि सरकार ने जो भी पॉलिसी बना दी उसको गरियाना शुरू कर दो, उसमें फॉल्ट फाइंड करना शुरू कर दो, ठीक है। चलो इससे हो सकती है सेंटेंस की शुरुआत। अगला देखिए, दे ब्लेम द गवर्नमेंट, कौन ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता ब्लेम कौन करते हैं गवर्नमेंट को, तो इससे थोड़ी ना पता चल सकता है सेंटेंस का स्टार्टिंग में। सो पीपल ओपनली क्रिटिसाइज द एंड कंडेम, इसीलिए पीपल ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं और कंडेम करते हैं, किस लिए हमें नहीं पता। तो सी से स्टार्टिंग नहीं हो सकता, ए से स्टार्टिंग नहीं हो सकता, डी से स्टार्टिंग नहीं हो सकता, तो बचा क्या आपका बी, और बी से लग भी रहा है कि भैया द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, मतलब मानव का एक नेचर है ये। और टाइम ज्यादा लगेगा इसीलिए मैं यहीं छोड़ता हूँ, लेकिन आप चाहें तो एक बार जो ऑप्शन कौन सा सही है, सी से शुरू हो रहा है आपका, नहीं नहीं बी से शुरू हो रहा है आपका, डी वाला ये सही है। तो आप इसको एक बार रिलेट करके पूरा पढ़िए, आपको अंदाजा भी लग जाएगा ये सही है, ठीक है। अगला देखिए, सेलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो ह्यूमिलेशन में सिंगल एल आएगा, रिटेलिएट होता है तो ये भी गलत, बुके में डबल टी ई नहीं आता, सिर्फ ईटी आएगा, ठीक है, तो ये भी गलत। तो सही है आपका सार्केज्म, सार्केज्म का मतलब होता है ना जैसे किसी के साथ हल्का हंसी फुसी मजाक करना, ताना मारना, एक मजाक वे में है ना, सार्केज्म होता है वो। अगला देखिए, अगला है आपका सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड का मतलब, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो किसका ढूंढना है, समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे जिसको सुना नहीं जा सकता, उसे बोलेंगे इनऑडिबल, तो इनऑडिबल आपका आंसर है जिसको सुना नहीं जा सकता। अदर्स के भी मैं दो के बता देता हूँ, ऑडिबल तो पता ही होगा जिसको सुना जा सके। इनफॉलिबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में कई बार रिपीट भी हुआ है। इनफॉलिबल मतलब होता है जो कभी गलती ना करे, इनफॉलिबल मतलब जो कभी गलती ना करे, तो इसका आंसर तो ऑडिबल आपको पता चल गया। तो इनफॉलिबल मतलब जो कभी गलती ना करे, और इररेवोकेबल मतलब जिसको कभी चेंज नहीं किया जा सके, ठीक है। आप रिपीट करिए इसको अभी, या फिर आप पढ़ते रहेंगे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करिए, वहां पे आपको ये मिलेगा, काफी इजी है। अगला देखिए, ही सैड टू, इनडायरेक्ट स्पीच है ये, नरेशन है। ही सैड टू द होटल, ही सैड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट, कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ रूम्स। तो रूल देखिए, आपको पता होना चाहिए, मैं बता देता हूं, क्वेश्चन मार्क है तो आंसर में क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब, और ठीक है सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए कैन या कुड, तो ये सही है, ये सही है। अच्छा आप देखिए, ये जो है यहाँ पे पास्ट लिखा हुआ है सैड, तो यानी कि जो अंदर लिखा हुआ है कैन, इसका होगा कुड, ठीक है, अंदर जो लिखा है इसका क्या होगा, कुड। तो कैन इसमें है, नहीं हो सकता आंसर, इसमें है, नहीं हो सकता। अब बचा तीन, या सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन।
सो ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट टू टेल हिम, नहीं, ये वाला इंट्रोगेटिव में नहीं होता। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हम देखते हैं कि इफ लगता है या WH फैमिली आती है। इफ तब आता है जब ये क्वेश्चन का आंसर जो है हाँ या ना में दिया जा सके। जैसे he said to the hotel receptionist, can you tell me the tariff of rooms? तो इसका आंसर होगा हाँ या ना, या तो वो हाँ कर सकता है या तो वो ना कर सकता है। तो जिसमें भी हाँ या ना आंसर मिलने की संभावना हो वहां पे आपका आएगा इफ आएगा यहाँ पे एज कंजक्शन। तो इफ के साथ कैन तो आएगा नहीं, तो इफ के साथ कुड आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। ठीक है, अगला देखिए, fill in the blanks with most appropriate word, handle this glass table, मतलब इस ग्लास से कांच के टेबल को हैंडल करो with care, केयर के साथ, because it is, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या होगा, फ्रूगल मतलब कंजूस, डक्टाइल मतलब नाजुक कोमल। डक्टाइल मतलब होता है जिसको ना आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जिसको पतला किया जा सकता है ना, जिसको पीट पीट के पतला किया जा सकता है। वोलाटाइल जैसे मरकरी, नमक को पानी में डालोगे वाष्पित हो जाएगा, नहीं। कांच कैसा होता है, कांच होता है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब पता होना चाहिए, फ्रेजाइल का मतलब होता है कमजोर, जो कि बहुत टूटने आसानी से टूट जाए। इसका फ्रेल भी होता है, FRAIL, फ्रेल का मतलब भी होता है फ्रेजाइल। ठीक है, और भी इसके काफी वर्ड्स हैं जो मुझे इस टाइम एट टाइम तो याद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आपको अगर याद आ रहे हैं इसके कुछ सिनोनियम्स तो आप मुझे बताइए। ठीक है, फ्रेल हो गया, फ्रेजाइल हो गया। ठीक है, आप मुझे बताइए अगर आपको याद आता है तो। अगला देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड्स। एंटोनियम आपको ढूंढना है। शब्द क्या है, क्विजेंट। क्विजेंट का मतलब होता है मौन रहना। क्विजेंट का मतलब क्या होता है, मौन रहना। तो पीसफुल तो हो नहीं सकता, ये भी मौन है। डिजेक्टेड मतलब होता है अभागा। मौन का उल्टा होना चाहिए, जो बहुत ज्यादा बोले या फिर एक्टिव रहे। इनडिफरेंट मतलब होता है एकदम उदासीन, एकदम इस तरीके का, तो वो भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो गया एक्टिव। ठीक है, लास्ट है आज का, सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ गिवन सिनोनियम ऑफ गिवन वर्ड्स। तो स्किंटिलेटिंग, स्किंटिलेटिंग का आप स्पेलिंग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्किंटिलेटिंग बहुत पूछा जाता है। स्किंटिलेटिंग का मतलब होता है चमकना, प्रकाश देना, ग्लिटरिंग। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। फ्लैटरिंग मतलब होता है चापलूसी करना, बोरिंग मतलब बोरिंग। और यहाँ पे जो स्टिंजिंग लिखा है ना, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। एक शब्द होता है स्टिंग, जिसका मतलब होता है डंक मारना। जैसे मधुमक्खी वगैरह स्टिंग मारती है ना, अपना डंक मारती है। एक होता है स्टिंजी, कंजूस। तो सिर्फ वाई का फर्क है। आई होप ये आपके काम आएगा, आप सीखेंगे इससे कुछ नया। तो ये है आपका स्टिंगी, और ये हमने कवर कर दिया है शिफ्ट थर्ड, जो कि शिफ्ट फर्स्ट मार्च 3 का। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे बताइए और कमेंट में लिखिए अगर आप और भी चाहते हैं CGL के इंग्लिश के सॉल्व सेट। तो ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैंने बताया था अभी आपको, ऐसे वोकैबुलरी जैसे भजन हो गया, दोपहर में गाया जाने वाला गाना, शाम को गाया जाने वाला कीर्तन, 14 लाइन की कविता, ऐसे जो है ना, ये वाले आपको अभी एंड में शो हो रहे होंगे, वहां से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से जाके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।